नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारत एक ऐसा देश है जिसकी फिजिकल डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यदि हम भारत के भौगोलिक मानचित्र को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ अत्यंत ऊंचे माउंटेन्स, विशाल और उपजाऊ प्लेन्स, प्राचीन प्लेटोज, शुष्क डेजर्ट्स, लंबे कोस्टल रीजन्स और सुंदर आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। यह विविधता केवल प्रकृति की सुंदरता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भारत की भौगोलिक जटिलता और विकास की लंबी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को भी दर्शाती है। भारत के इन भौतिक स्वरूपों का निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में विभिन्न जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, इरोजन और डेपोजिशन के कारण हुआ है। पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारत के अलग अलग लैंडफॉर्म्स विकसित हुए हैं। इन भौतिक विशेषताओं का प्रभाव केवल भूमि की आकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट पैटर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी मैदानों में उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि बहुत विकसित है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन और बागवानी अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं। भारत की वर्तमान भौगोलिक संरचना को समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी को समझना बहुत आवश्यक है। करोड़ों वर्ष पहले भारत आज की स्थिति में नहीं था। उस समय यह एक विशाल प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इस सुपरकॉन्टिनेंट में आज के अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और भारत शामिल थे। समय के साथ पृथ्वी की प्लेटें धीरे धीरे खिसकती रहीं और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ती गई। अंततः ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस टक्कर के परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह मुड़ गई, जिससे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालयन माउंटेन सिस्टम का निर्माण हुआ। आज भारत के भौतिक स्वरूपों को उनके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ओरिजिन और रिलीफ फीचर्स के आधार पर 6 मुख्य फिजियोग्राफिक डिविजन्स में विभाजित किया जाता है। इन विभाजनों को समझना भारत के भूगोल को समझने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में स्थित है और ये दुनिया की सबसे विशाल और प्रभावशाली माउंटेन सिस्टम्स में से एक है। ये पर्वतमाला भारत के लिए केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा, जलवायु और नदियों के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की सतह के मुड़ने या फोल्डिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट के कारण हुआ है और यह भूवैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत नए माने जाते हैं। हिमालय एक विशाल आग के आकार में फैला हुआ है। ये पश्चिम में इंडस रिवर से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर्स है। इसकी चौड़ाई स्थान के अनुसार बदलती रहती है। कश्मीर क्षेत्र में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये लगभग 150 किलोमीटर रह जाती है। हिमालय पर्वतमाला में दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। यहाँ विशाल ग्लेशियर्स, गहरी वैलीज और तेज गति से बहने वाली नदियां पाई जाती हैं। यही हिमालय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। हिमालय भारत की जलवायु को भी गहराई से प्रभावित करता है। ये पर्वतमाला एक प्राकृतिक क्लाइमेटिक बैरियर की तरह कार्य करती है। यह मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। इसी कारण भारत का मौसम अपेक्षाकृत संतुलित बना रहता है। इसके अलावा हिमालय मॉनसून वाइंड्स को भी प्रभावित करता है। जब मानसूनी हवाएं समुद्र से नमी लेकर भारत की ओर आती हैं, तो हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं उन्हें रोक देती हैं। परिणामस्वरूप भारी वर्षा होती है, जिससे भारत की कृषि और जल संसाधनों को लाभ मिलता है। हिमालय पर्वतमाला को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, हिमाद्री या महान हिमालय। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये पूरी हिमालय प्रणाली का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है। इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर्स है। यहाँ की अधिकांश चोटियां पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचेनजुंगा और नंदा देवी इसी क्षेत्र में स्थित है। हिमाद्री में अनेक विशाल ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जो भारत की प्रमुख नदियों के स्रोत है। सेकंड, हिमाचल या लघु हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल कहा जाता है।
इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर्स के बीच होती है। यहाँ की पर्वत श्रेणियां अपेक्षाकृत कम ऊंची लेकिन अत्यंत ऊबड़ खाबड़ और सुंदर होती हैं। इस क्षेत्र में कई प्रसिद्ध हिल स्टेशन स्थित हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग। ये स्थान पर्यटन, फल उत्पादन और बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड, शिवालिक या बाहरी हिमालय। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई अन्य दो श्रृंखलाओं की तुलना में कम होती है। यह मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए ढीले सेडिमेंट्स और चट्टानों से बनी है। शिवालिक और हिमाचल के बीच कई समतल घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें डंस कहा जाता है। इन घाटियों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देहरादून है। पूर्वांचल पहाड़ियां। हिमालय के पूर्वी छोर पर पर्वत श्रेणियां अचानक दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती हैं और इन्हें पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। ये पहाड़ियां मुख्य रूप से घने वनों से ढकी हुई हैं और कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बनी है। इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स हैं। ये पहाड़ियां भारत की पूर्वी सीमा का निर्माण करती हैं और यहाँ जैव विविधता अत्यंत समृद्ध पाई जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। ये मैदान हिमालय पर्वतमाला के ठीक दक्षिण में स्थित है और विश्व के सबसे अधिक फर्टाइल तथा सबसे अधिक डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में गिने जाते हैं। यहाँ की भूमि समतल, उपजाऊ और कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, इसलिए भारत की बड़ी आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है। इन मैदानों का निर्माण किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह लाखों वर्षों तक चली प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ पहाड़ों से बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर और अन्य सेडिमेंट्स बहाकर लाती रहीं। जब ये नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर समतल भूमि में प्रवेश करती हैं, तो उनकी गति कम हो जाती है और वे अपने साथ लाए हुए पदार्थों को धीरे धीरे मैदानों में जमा कर देती हैं। इस प्रक्रिया को डेपोजिशन कहा जाता है। इसी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के कारण यहाँ मोटी परतों वाली अलूवियल सॉइल का निर्माण हुआ। यही मिट्टी इन मैदानों को अत्यंत उपजाऊ बनाती है। उत्तरी मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैले हुए हैं और इनकी चौड़ाई लगभग 240 से 320 किलोमीटर के बीच है। समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और नदियों की उपलब्धता के कारण ये क्षेत्र भारत का प्रमुख एग्रीकल्चरल रीजन बन गया है। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना और कई अन्य फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। यही कारण है कि उत्तरी मैदान भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उत्तरी मैदानों को मुख्य रूप से 3 बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला है पंजाब प्लेन्स, जो मुख्य रूप से इंडस रिवर सिस्टम और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा है गंगा प्लेन्स, जो उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा भाग है और इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं। तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो मुख्य रूप से असम राज्य में स्थित हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा निर्मित हुए हैं। भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी मैदानों को 4 भागों में भी विभाजित किया जाता है। पहला क्षेत्र भाबर कहलाता है। यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित होता है। यहाँ नदियां पहाड़ों से उतरते समय बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ और मोटे सेडिमेंट्स जमा कर देती हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी इतनी ढीली होती है कि कई नदियां यहाँ पहुंचकर जमीन के अंदर गायब हो जाती है। दूसरा क्षेत्र टेरे कहलाता है, जो भाबर के ठीक दक्षिण में स्थित होता है। यहाँ वे नदियां फिर से सतह पर प्रकट हो जाती हैं जो भाबर क्षेत्र में जमीन के नीचे चली गई थी। यह क्षेत्र दलदली होता है और यहाँ घने जंगल तथा समृद्ध वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। तीसरा क्षेत्र भंगार कहलाता है। ये पुराने अलूवियल सॉइल से बना हुआ क्षेत्र है और यह सामान्यतः नदियों के बाढ़ स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है। इसलिए यहाँ नई मिट्टी का जमाव कम होता है और इसकी उर्वरता खदर की तुलना में थोड़ी कम होती है। चौथा और सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर कहलाता है। यह क्षेत्र नदियों के द्वारा हर वर्ष बाढ़ के समय लाई गई नई अलूवियल सॉइल से बनता है। इस कारण यहाँ की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है और कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। इस प्रकार उत्तरी मैदान केवल भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि ये देश की कृषि, जनसंख्या और आर्थिक विकास का भी आधार है। द पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। ये भूभाग करोड़ों वर्षों पुराना है और इसकी संरचना मुख्य रूप से इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी हुई है। ये चट्टानें पृथ्वी के बहुत पुराने भूवैज्ञानिक काल में बनी थी और इसलिए यह क्षेत्र अत्यंत मजबूत और स्थिर माना जाता है।
ये पठार मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है और इसका आकार लगभग त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर शेप का है। प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग अपेक्षाकृत ऊंचा और चट्टानी है, इसलिए यहाँ बड़े समतल मैदानों की तुलना में अधिक प्लेटो सर्फेसेस और पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत स्थिर है और यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत कम होती है। इसी कारण ये क्षेत्र हिमालय की तुलना में भूकंपों से कम प्रभावित होता है। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यह क्षेत्र कई छोटे पठारों से मिलकर बना है। इनमें प्रमुख है मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो। इनमें से छोटा नागपुर प्लेटो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के सबसे समृद्ध मिनरल रीजन्स में से एक है। यहाँ कोल, आयरन ओर, मैंगनीज और अन्य खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स विकसित हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा बड़ा भाग डेक्कन प्लेटो कहलाता है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और भारत के दक्षिणी भाग का बड़ा हिस्सा इसी पठार से बना है। डेक्कन पठार के दोनों ओर पर्वत श्रेणियां स्थित हैं जिन्हें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत ऊंचे और निरंतर पर्वत हैं, जबकि पूर्वी घाट अपेक्षाकृत टूटे हुए और कम ऊंचाई वाले हैं। ये पठार भारत की कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और महानदी शामिल है। ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और अंततः बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत के प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ खनिज संसाधनों की प्रचुरता है जो देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र कृषि, खनन, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार भारत की भौगोलिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन भाग है, जो देश की प्राकृतिक संपदा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, जिसे सामान्यतः थार डेजर्ट कहा जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है और भारत के सबसे शुष्क तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह मरुस्थल अरावली हिल्स के पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वतमाला इस क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप को प्रभावित करती है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं को पूरी तरह इस क्षेत्र तक पहुंचने से रोक देती है, जिसके कारण यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। भारतीय मरुस्थल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की अत्यंत कम रेनफॉल है। यहाँ औसत वर्षा बहुत कम होती है और कई स्थानों पर वर्ष भर में बहुत ही थोड़ी बारिश होती है। कम वर्षा के कारण यहाँ की भूमि शुष्क और रेतीली होती है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े सैंडी प्लेन्स पाए जाते हैं, जिन पर हवा के कारण रेत के ऊंचे नीचे टीले बन जाते हैं। इन रेत के टीलों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति बहुत सीमित होती है, जिसे स्पार्स वेजिटेशन कहा जाता है। यहाँ केवल वही पौधे जीवित रह पाते हैं जो अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी को सहन कर सकते हैं, जैसे कि कांटेदार झाड़ियां और कुछ विशेष प्रकार की घास। भारतीय मरुस्थल में जल स्रोत भी बहुत सीमित है। इस क्षेत्र में लूनी रिवर ही एकमात्र बड़ी नदी है। ये नदी अरावली पर्वत के पास से निकलती है और मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर बहती है। हालांकि यह नदी भी कई स्थानों पर सूख जाती है क्योंकि यहाँ पानी का अभाव रहता है। इस मरुस्थल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं, जिन्हें बर्चन्स कहा जाता है। ये रेत के टीले तेज हवाओं के कारण बनते हैं और इनका आकार अर्धचंद्र जैसा दिखाई देता है। हवा के प्रभाव से ये टीले धीरे धीरे अपनी स्थिति भी बदलते रहते हैं। हालांकि यह क्षेत्र शुष्क और कठिन परिस्थितियों वाला है, फिर भी यहाँ के लोग अपने जीवन को अनुकूल बनाकर रहते हैं। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यहाँ के परिवहन और जीवन का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार भारतीय मरुस्थल भारत के भौगोलिक स्वरूप का एक अनूठा और महत्वपूर्ण भाग है। द कोस्टल प्लेन्स, भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ फैली हुई है। इस लंबी तटरेखा के साथ जो समतल भूमि स्थित है उसे कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। ये मैदान समुद्र और पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित होते हैं और भारत के भूगोल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तटीय मैदान मुख्य रूप से दो बड़े भागों में विभाजित किए जाते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना, चौड़ाई और प्राकृतिक विशेषताएं एक दूसरे से अलग है।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पश्चिमी भारत में स्थित हैं और ये वेस्टर्न घाट्स तथा अरेबियन सी के बीच फैले हुए हैं। ये मैदान अपेक्षाकृत संकरे होते हैं क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वतमाला समुद्र के बहुत पास स्थित है। इस कारण यहाँ मैदान की चौड़ाई बहुत अधिक नहीं होती। पश्चिमी तटीय मैदानों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग कोंकण कोस्ट कहलाता है, जो मुंबई से गोवा तक फैला हुआ है। दूसरा भाग कन्नड़ कोस्ट है, जो मुख्य रूप से कर्नाटका राज्य में स्थित है। तीसरा भाग मालाबार कोस्ट है, जो केरला राज्य में स्थित है और अपने सुंदर समुद्री तटों, नारियल के पेड़ों और बैकवाटर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी ओर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये मैदान ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच फैले हुए हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में ये अधिक चौड़े होते हैं क्योंकि पूर्वी घाट समुद्र से अपेक्षाकृत दूर स्थित है। पूर्वी तटीय मैदानों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग नॉर्दर्न सर्कास कहलाता है और दूसरा भाग कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदानों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ बनने वाले विशाल डेल्टास है। भारत की कई बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और अंत में बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। समुद्र में मिलने से पहले ये नदियां अपने साथ लाई हुई मिट्टी और सेडिमेंट्स को जमा कर देती हैं, जिससे बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। ये डेल्टा अत्यंत उपजाऊ होते हैं और यहाँ कृषि बहुत विकसित होती है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में फिशिंग, समुद्री व्यापार, बंदरगाहों का विकास और पर्यटन जैसी गतिविधियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार तटीय मैदान भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह भारत के भौगोलिक स्वरूप का एक महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। दी आइलैंड्स भारत केवल पर्वत, मैदान, पठार और तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के पास सुंदर और महत्वपूर्ण आइलैंड्स भी है। ये द्वीप भारत की भौगोलिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समुद्री सीमा को भी मजबूत बनाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये दोनों द्वीप समूह अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में स्थित हैं और उनकी भौगोलिक संरचना भी एक दूसरे से भिन्न है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत के पूर्वी भाग में बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ये द्वीप मुख्य रूप से वोल्केनिक ओरिजिन के माने जाते हैं, अर्थात इनका निर्माण प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण हुआ था। इन द्वीपों की एक विशेषता यह है कि यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसे बैरन आइलैंड कहा जाता है। ये ज्वालामुखी समय समय पर सक्रिय होता है और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। अंडमान और निकोबार द्वीप घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ढके हुए हैं। यहाँ अत्यंत समृद्ध बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें कई दुर्लभ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। इस क्षेत्र के जंगल, समुद्री जीवन और प्राकृतिक सुंदरता इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल रीजन्स में से एक बनाते हैं। दूसरी ओर लक्षद्वीप आइलैंड्स भारत के पश्चिमी भाग में अरेबियन सी में स्थित है। ये द्वीप समूह आकार में छोटे लेकिन अत्यंत सुंदर है। लक्षद्वीप द्वीप मुख्य रूप से कोरल डिपॉजिट से बने हुए हैं। कोरल समुद्री जीवों द्वारा बनाए गए चूना पत्थर जैसे ढांचे होते हैं, जो धीरे धीरे जमा होकर द्वीपों का निर्माण करते हैं। लक्षद्वीप द्वीपों की एक प्रमुख विशेषता यहाँ पाए जाने वाले सुंदर लगून्स हैं। लैगून समुद्र के अंदर स्थित शांत और उथले जल क्षेत्र होते हैं जो चारों ओर से कोरल संरचनाओं से घिरे रहते हैं। ये क्षेत्र समुद्री जीवन के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारत के द्वीप न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि वे भारत की समुद्री सीमा, जैव विविधता और पर्यटन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप देश के लंबे और अद्भुत जियोलॉजिकल हिस्ट्री को दर्शाते हैं। भारत की भूमि केवल एक साधारण भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह लाखों वर्षों में बनी विविध प्राकृतिक संरचनाओं का एक अनोखा संगम है। उत्तर में स्थित विशाल हिमालयन माउंटेन्स से लेकर दक्षिण के प्राचीन पेनिनसुलर प्लेटो तक भारत का हर क्षेत्र अपनी अलग विशेषता और महत्व रखता है। उत्तरी मैदान, जो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ अलूवियल सॉइल से बने हैं, भारत की कृषि और जनसंख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही क्षेत्र देश का प्रमुख एग्रीकल्चरल बेस माना जाता है। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध है और यह भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आधार प्रदान करता है। इसी प्रकार इंडियन डेजर्ट भारत के शुष्क और अत्यधिक गर्म जलवायु वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कोस्टल प्लेन्स और द्वीप समुद्री व्यापार, मछली पालन और पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारत के ये सभी भौतिक स्वरूप मिलकर देश की प्राकृतिक विविधता को दर्शाते हैं और यह भी बताते हैं कि प्रकृति किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करती है। इन भौगोलिक संरचनाओं का प्रभाव भारत के क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर गहराई से पड़ता है। इसलिए भारत के भौतिक स्वरूपों को समझना केवल भूगोल का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये समझने का भी माध्यम है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। यही विविध लैंडफॉर्म्स भारत के उपमहाद्वीप की भौगोलिक नींव बनाते हैं और देश की संस्कृति, जीवन शैली और विकास को आकार देते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।